अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये जो है वो 5 ईयर्स से ये आ रहा है बोर्ड में। कभी इसको फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है और कभी सेकंड ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। और आगे भी जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे या आप जो है वो ऑनर्स करते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक लाजमी आपको देखने में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर मेंशन कर लें कि ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है और प्लस जो है वो शॉर्ट भी ये आता है, ठीक है। अगर शॉर्ट में आएगा तो आपने क्या करना है, ये इसकी स्टेटमेंट दी गई जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी ला आएगा तो हम यहाँ पर हेडिंग डेफिनेशन की नहीं देंगे बल्कि हम यहाँ पे हेडिंग देंगे स्टेटमेंट की। ये ला जो होता है वो स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल में इसकी इक्वेशन लिखेंगे और जो है फिर यहाँ पे ये इसका एक्सप्रेशन है ये हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो है वो एक्सप्रेशन निकालना है, कांस्टेंट केसी एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे कि केसी क्या होता है। इसको केसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केमिकल केसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, लॉ ऑफ द मैथ सेक्शन, ये 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुलबर्ज एंड वेज। गुलबर्ग एंड वेज ने 1869 में एक लॉ जो है वो दिया था जिसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टेटमेंट का लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का नाम दे दिया। गुलबर्ज एंड वेज ने 1869 में एक लॉ जो है वो पुट फॉरवर्ड किया जिसको नाम क्या दे दिया गया, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का। अब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन होता क्या है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिस पर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई है ए और बी, ये रेट है इनकी। ये सब्सटेंस हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। वो अभी हम जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब ये पूरा ला एक्सप्लेन हो जाएगा डेफिनेशन तब आपको समझ में आएगी। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। अब एक्टिव मैसेज क्या होते हैं, देखिए ये मेरे पास दिए गए हैं ए और बी। अगर ए को मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दूंगी तो ये एक्टिव मैस बन जाएगा ए का एक्टिव मैस बन जाएगा ये, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बी को स्क्वायर ब्रैकेट में कर दूंगी तो ये बी का एक्टिव मैस बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एक्टिव मैसेज। अब हमारे पास एक्टिव मैसेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्टिव मैस रिप्रेजेंट किए जाएंगे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में। और इन एक्टिव मैसेज का यूनिट क्या होगा, इनका यूनिट होगा हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपने याद रखना है। एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यूनिट हमारे पास होता है इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लॉ ड्राइव कर लेते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। तो देखो बेटा क्या करना है, इक्वेशन हमें दी गई है पीछे। इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको मैंने के एफ से रिप्रेजेंट कर दिया है। के हमारे पास कांस्टेंट है। और फिर हमारे पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा के आर, और ये हमारे पास बन जाएगा सी प्लस डी, ठीक है। ए प्लस बी, जब इन्होंने रिएक्शन किया, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस व्हेन दे रिएक्ट के एफ के आर, तो ये हमारे पास जो है वो सी प्लस डी देंगे जो कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ये सपोज किया, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास अगर हम डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास डेफिनेशन में वो कह रहा है रेट एट विच आ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। अब वो रेट जिस पे सब्सटेंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो रेट हमारे पास कौन सी होती है। अब देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी इनके पास होती है रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to active masses of A and active masses of B। ये देखो
ए प्लस बी दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ने रिएक्ट किया। डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। तो ये रेट कौन सी है, इनकी स्पीड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एफ से रिप्रेजेंट किया फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ। अब मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, आर एफ इक्वल का साइन, इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को ख़त्म किया तो ये मेरे पास बन जाएगा के कांस्टेंट, और फिर ये कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमारे पास ए एंड बी। इस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। फिर मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को इस तरह से लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। आर एफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता होना चाहिए कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही होती है। ठीक है, आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए इंटू बी। इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी तो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी रिवर्स रिएक्शन, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब डायरेक्टली तो इसकी एक्टिव मैसेज के फॉरवर्ड होगा डी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसमें जो है हमारे पास ये वाले रिएक्टेंट्स हैं और इनके एक्टिव मैसेज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी, एंड देन इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे, सॉरी आर लगाएंगे, स्मॉल आर, और ये इस तरह से नीचे होना चाहिए बिल्कुल। अगर आपने इस तरह से लिखा यू तो ये रॉन्ग है, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए इसकी डायरेक्शन। इक्वल्स टू के आर सी इंटू डी। ठीक है जी, के आर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, के रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रिवर्स सी इंटू डी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखते हैं हम डेफिनेशन की तरफ, देखें ज़रा। ये डेफिनेशन दी गई है हमें, क्या कह रहा है, द रेट एट विच a substance react is directly proportional to its active masses। वो रेट जिस पे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एक्टिव मास के। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए प्लस बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, ये रेट थी जिसमें ये रिएक्टेंट जो है वो सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने ही एक्टिव मैसेज के। ठीक है, इसी तरह मैं अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूँ तो रिवर्स रिएक्शन में भी हमारे पास फिर ये रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्टेंट क्या करते हैं, ये रिवर्स जाते हैं और ये भी जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जाती है तो ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी अपने ही एक्टिव मैसेज के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना है, जब भी किसी रिएक्टेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्टिव मैस। इसी तरह से देखो, ये मेरे पास ए का एक्टिव मैस कौन है, ए, इसका मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। बी का एक्टिव मैस कौन है, बी इन स्क्वायर ब्रैकेट। सी का एक्टिव मैस सी इन स्क्वायर ब्रैकेट। डी का एक्टिव मैस डी इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्टिव मैस बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने डेफिनेशन की लाइन को देखना है। कहता है एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, अब पूरे रिएक्शन की बात की जा रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्या चीज़ है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब क्या चीज़ है कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब देखो दोनों के आपने देखने कॉन्स्टेंट सेम है, ठीक है ना, दोनों के कॉन्स्टेंट हमारे पास जो है वो क्या दिए गए हैं, इसका कांस्टेंट भी के है, इसका कांस्टेंट भी के है। तो अब यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
मैंने क्या किया, क्योंकि इन दोनों के कांस्टेंट जो हैं वो सेम है, के एफ एंड दी के आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इनको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है। के एफ और के आर को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है, दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब इसने आपको डेफिनेशन में बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज। अब देखो, अगर मैं यहाँ से इस रिएक्शन की बात करूँ तो इन रिएक्टिंग सब्सटेंस का, अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो इन रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो है रिएक्टिंग सब्सटेंस है इनकी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट्स के, और अगर ये रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं तो इनकी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सब्सटेंस के। तो क्यों ना मैंने जब इनको प्रूव कर दिया है कि ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, और दोनों के कांस्टेंट जो है वो सेम आ रहे हैं, के एफ है, के कांस्टेंट इसका भी है, के आर इसका भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। तो हम इसको लिखेंगे आर एफ इज इक्वल्स टू आर रिवर्स रिएक्शन। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये देखो बेटा, ये वाली और ये वाली आर एफ़ की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, आर आर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको पुट कर देंगे। आर एफ़ की वैल्यू है हमारे पास ए एफ ए इंटू बी और इसी तरह से आर रिवर्स की भी हमारे पास, रेट ऑफ रिवर्स की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है, जो कि है के आर सी इंटू डी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का सेकंड पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। क्या है सेकंड पार्ट, एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज। दोनों के जो है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स हैं, तो एक्टिव मैसेज उनके इक्वल हो जाएंगे ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ तक। अब आगे इसको परफॉर्म करते हैं। आगे देखें बेटा, इसको क्या करना है हमने कि अब जब हमने इसको इक्वल कर दिया है तो हमने के एफ और के आर को एक साइड पे कर लेना है, ये के एफ, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा के आर सी इंटू डी। इसी तरह से ये मैं ए इंटू बी। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो के एफ मैंने इधर सेपरेट किया है, मैं के आर को यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, के एफ डिवाइडेड बाय के आर इक्वल्स टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अभी भी इसको मज़ीद, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास के एफ ओवर के आर होते हैं ये इक्वल्स होते हैं के सी के, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम के एफ ओवर के आर को रिप्रेजेंट लिखने की बजाय हम इसको क्या लिख देंगे, के सी इज़ इक्वल्स टू सी इंटू डी और डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक हो गया। अगर मैं ये आपकी जो है वो सारे प्रूव हो गई डेफिनेशन। देखो दोबारा से इसको देख लेते हैं। गुलबर्ज एंड वेज ने 1869 में इस लॉ को प्रोड्यूस किया था। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिस पे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं मैंने आपको बता दी। फर्स्ट रेट जो होती है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज, वो अपने ही एक्टिव मैसेज के क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह अगर जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करूँ या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो दोनों जो है वो अपने ही एक्टिव मैसेज के इक्वल होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया और फिर मैंने आपको ये बताया, दोनों। ठीक है, उसके बाद एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, फिर पूरे रिएक्शन की बात आ गई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास दिए गए हैं प्रोडक्ट, वो अपने ही जो ये प्रोडक्ट्स हैं ए और बी के, और ये वाले जो हैं वो ए और बी प्रोडक्ट हैं हमारे पास सी और डी के। ठीक है, सी और डी प्रोडक्ट हैं ए और बी के, और सी ए और बी इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सी और डी। मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, दोनों की रेट एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने नीचे किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फिर मैंने इसको आगे जो है वो ड्राइव किया। तो आप इसके आगे जब हेडिंग देंगे तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे इसकी डेरिवेशन की, डेरिवेशन की आप हेडिंग देंगे। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की। ये प्रूव हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो आपने अब याद रखनी है वो आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास के सी होता है,
ये केसी का एक्सप्रेशन, आपको कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि इसका केसी का एक्सप्रेशन आप नोट डाउन करें। तो आपने क्या करना है, केसी आपने याद रखना है हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। क्या चीज़ आपने याद रखनी है, केसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए और आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप इस तरह पूरा प्रूफ करके उसका केसी निकालें, तो आपने क्या करना है कि आपको याद होना चाहिए कि केसी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। देखिए इस तरह से केसी हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। अच्छा जी, अब आपको इक्वेशन दे दी गई है, फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन दे दी गई है, सिंपल सी इक्वेशन है O2 प्लस H2 और आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है जी 2H2O। याद रखना है जब भी हमने लॉ ऑफ मैथ एक्शन करना है तो ये डबल एरो का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट्स H2O। और उसके बाद रिएक्टेंट हमारे पास कौन से हैं, O2 और H2। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो इस तरह से आप केसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेटा हमारे पास एक कंडीशन थी, हमने लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है वो कर लिया। आगे हमारा जो टॉपिक है इसी के हवाले से है, जिसमें हमने क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन कौन सा होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब हम उनको कैसे करेंगे वो हम इसमें आपको बताएंगे। देखो हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन मेरे पास क्या है, देखें A प्लस B KF ओवर KR C प्लस D। अब इसमें हमारे पास सेम वही मेथड है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारे पास A B C और D है, ये नंबर ऑफ़ मॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ मॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको बोला जाता है कोफिशेंट्स, भी इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोफिशेंट्स। तो ये कोफिशेंट है A का, ये कोफिशेंट है B का, ये कोफिशेंट है C का, ये कोफिशेंट है D का। ठीक है, और इनको नंबर ऑफ़ मॉल्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन लिखती हूँ, मेरे पास जो है वो रिएक्शन दे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 2N प्लस 3H2 प्लस 2NH3। तो अब देखो ये जो मेरे पास 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास A है, तो इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या है, 2 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, 2 नाइट्रोजन है। तो ये कोफिशेंट है, ये कोफिशेंट है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है A से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेकंड पे आती हूँ तो ये मेरे पास B है, सपोज ये मेरे पास B है और इसका जो कोफिशेंट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है B से। मतलब जो आपके कोफिशेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, उनको जनरल रिएक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है A और B। इसी तरह से यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे ये 2 दिया गया है तो कोई ना कोई यहाँ पर नंबर होगा। तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोफिशेंट्स हैं हमारे पास A B C D, ये नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसका हमने क्या निकालना है, इसका भी हमने इस रिएक्शन का हमने क्या निकालना है, इस रिएक्शन का हमने केसी फाइंड आउट करना है। तो अगर सिंपल सी बात देखें इसका केसी क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स को पहले हम जो है वो रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, फिर इसका केसी निकालते हैं। अच्छा ये मेरे पास रिएक्शन सेम वही जैसे हमने पीछे लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया है, A प्लस B
रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D इस तरह से, ठीक है। अब हमने इन नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैरी आउट करना है हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही सेम स्टेप पीछे वाला, एक्टिव मैसेज ऑफ A इंटू एक्टिव मैसेज ऑफ B। अब ये जो आपको कोफिशिएंट दिए गए हैं इनको आप अंदर नहीं लिखेंगे, इनको आप ऊपर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के, A एंड B, ठीक है। यहाँ लिखना है इसको, A एंड B को ऊपर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नाइट्रोजन है और ये मेरे पास हाइड्रोजन है तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं इसको इस तरह से लिखूँगी N2 हाइड्रोजन 3 इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। उसी तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह से, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे RF इज़ इक्वल्स टू KF इंटू A। बाकी सारा वही प्रोसेस है, सिर्फ हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट किया, कोफिशिएंट का जनरल एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गई। अब हमने क्या करना है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, C उसका कोफिशिएंट, D उसका कोफिशिएंट। फिर इसको रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू D, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, KR कोफिशिएंट, C स्पेसिफिक कांस्टेंट है, ठीक है, C इंटू D और ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब वही सेम देखो, दोनों के कांस्टेंट सेम है। अब क्या करेंगे, रेट ऑफ, मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, KF A इंटू B इज इक्वल्स टू, इसका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, KR C इंटू D। इस तरह से KF इधर ही रहेगा, KR C इंटू D डिवाइडेड बाय A इंटू B। उसके बाद KF और KR को वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा C इंटू D डिवाइडेड बाय A इंटू B। KF और KR को रिप्रेजेंट किया जाता है KC, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC इज इक्वल्स टू C इंटू G डिवाइडेड बाय A इंटू B। ये हमारा जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जिसको केमिकल कांस्टेंट कहते हैं। अब आप इसको पूरा ड्राइव करने के बजाय, ये टॉपिक में तो आपने करना है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद आता है तो KC मैंने भी आपको बताया किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। तो आपने क्या करना है, KC इसको आप अपनी बुक पे लिखनी है। KC हमारे पास एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लें कि होता है इक्वल प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के इक्वल। तो आप सिंपल जो है वो इक्वेशन को देखकर आप इसका रिएक्टेंट जो है निकाल सकते हैं, इसका जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो KC देखो, यहाँ से मैंने इसको देखा इक्वेशन को। अब आपको क्योंकि कोफिशिएंट्स का नहीं पता था इसलिए मैंने इसको आपको पहले नहीं बताया था। अब कोफिशिएंट्स का पता चल कर कहाँ लिखना है, तो ये देखो प्रोडक्ट और ये हमारे पास और रिएक्टेंट, ये ठीक है। तो बेटा ये सारा एक्सप्रेशन था। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे मेरे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है इस तरह से, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर प्लस का साइन लगा देते हैं। जिसने भी, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे प्लस के साइन लगा दिए, ये प्लस के साइन, तो ये पूरा टोटली रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो आपने मल्टीप्लिकेशन है, आपने इसमें प्लस के साइंस नहीं लगाने, इसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में करना है। प्लस के साइन लगाए तो पूरे का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली बच्चे जो हैं ये मिस्टेक करते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, जिसमें हमने क्या किया, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। होप सो कि आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस।
जिसमें आपने शॉर्ट में इक्वेशन लिखनी है और उसका जो है वो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। फिर आपको मैंने ये पूरा रिएक्शन जो है वो ड्राइव करके दिया कि आपने किस तरह से इसको ड्राइव किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो सारा आपने इसका प्रोसीजर अगेन जो है वो इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। अभी मैंने जो है वो जनरल एक्सप्रेशन इसका बताया आपको कि जनरल एक्सप्रेशन जो है वो कैसे निकालना है। अच्छा, अब अगर हम बुक में देखें तो बेटा बुक में आपने ये सेम देख लेना है, इसी तरह से ये आपको हाईलाइट आपने कर लेना है। डेफिनेशन आपको दी गई है, ये स्टार्ट में आप लोग चाहे इसकी हेडिंग दे दें, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें आप। चलिए मैं आपको अभी काउंट जो है वो ओके जी, ये हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन दिया गया है, इसमें आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है इंट्रोडक्शन की, ठीक है। और गुलबर्ग एंड वेज जो है वो इसका आपने यहाँ तक इंट्रोडक्शन लिख देना है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट की, यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी द रेट एट विच, और इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में कर देना। उसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे यहाँ पर एक्टिव मैथ्स की, एक्टिव मैथ्स की आपने हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे एक्टिव मैथ्स की हेडिंग में आपने इसको कर लेना है एक्टिव मैथ्स इज कंसिडर्ड एज दी मोलर कंसनट्रेशन, इसको हम मोलर कंसनट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है मोलर कंसनट्रेशन, आपको पता होना चाहिए, जो हमने मोलैरिटी में पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। यहाँ पे आप हेडिंग दे दें यूनिट की एक्टिव मैथ्स, और यहाँ पे यूनिट की हेडिंग देकर आप इसको रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दे दें। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी एक्टिव मैथ्स की, फिर मैंने यहाँ पे हेडिंग दी यूनिट की, फिर मैंने यहाँ पे हेडिंग दी रिप्रेजेंटेशन की। उसके बाद आपकी बेटा ये आती है हेडिंग एग्जाम्पल की है, कंसीडर एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो डेरिवेशन की, एग्जाम्पल की बजाय वो तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में दोगे, डेरिवेशन की हेडिंग दे दें आप, ठीक है। डेरिवेशन के बाद आप ये सारा इसको प्रूव करोगे, इसी तरह से ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ खाली आप फॉरवर्ड रिएक्शन की भी हेडिंग दे सकते हो। जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग देंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह से फिर जब ये हो जाएगा तो आपने ये के एफ एंड द के आर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये आप हाईलाइट करें कि के एफ और के आर को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम स्टेट है। यहाँ पे आप हेडिंग नहीं दे सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट जब इस्टेब्लिश हो जाती है, जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टेज आती है कि जहाँ पर मैंने आपको ये सेकेंड पार्ट समझाया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की इस्टेब्लिशमेंट पर है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, दोनों की आपने वैल्यूज पुट की, आपने कैसे एक्सप्रेशन केसेस कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। उसके बाद लिखा हुआ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर उसके बाद डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन है, आपने यहाँ पे इसको इसी तरह से इक्वेशन लिखनी है, लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फॉर द जनरल रिएक्शन। उसके बाद अगर आप पहले इसकी डेफिनेशन ये दी गई है, दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है जनरल रिएक्शन की, ये भी आप करोगे। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। बस वही एक थोड़ा सा इसने चेंज किया, मोलर कंसंट्रेशन के ऑब्जेक्टिव मैसेज है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन के, रेज टू द पावर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रेज टू द पावर आपको क्या कहा गया है कि जैसे आपने ये देखो, ये रेज टू द पावर है, जो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इनको पावर की फॉर्म में लिख दिया गया, तो ये रेज टू द पावर है। दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ लें, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता है ना कि हम लोग उसको बैलेंस करते हैं कि अगर इस एक रिएक्टेंट की तरफ अगर 2 है कोई एटम तो उसको भी हमने 2 करना है। तो इस तरह से यहाँ तक इसकी आपकी डेफिनेशन मिल जाती है। इसी तरह आगे आप सेम वही हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग दे दें। यहाँ पे आप लिखा हुआ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन ए एंड द बी, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें फॉरवर्ड रिएक्शन की। ए एंड द बी आर द रिएक्टेंट वेयर एज ए एंड द बी देयर नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से आप यहाँ तक कर लोगे वेयर के एफ इज द रेट ऑफ द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर आप लोग हेडिंग दे दें रिवर्स रिएक्शन की। इसी तरह से हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा वेयर के आर इज द कांस्टेंट, ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, ये दी गया नेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ ऑफ द रिएक्शंस होते हैं वो आर इक्वल। यहाँ पे चाहे आप इक्विलिब्रियम की हेडिंग दे दें, चाहे आप यहाँ पे दे दें। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे, ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने यहाँ तक करना है। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आता है, डिफाइन लॉ ऑफ मैथ एक्सप्रेस, डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एंड ड्राइव डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सरसाइज में इसका लॉन्ग दिया गया है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का, चाहे आपको आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, चाहे आपको आता है डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन, हमेशा याद रखना है जब भी लॉन्ग में आएगा तो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है इसका, ठीक है। जब भी लॉन्ग में आए, चाहे खाली उन्होंने यही ना क्यों ना पूछा हो डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने स्टार्ट हमेशा यहीं से लेना है। यहाँ से लेकर आप एंड तक इसको यहाँ तक कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद एक जो है वो आपको समझाई गई है, एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझने तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या है, द एक्सप्रेशन इज फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। When nitrogen reacts with the oxygen to form the nitrogen oxides, the reverse reaction is as follows। अब आपको एक रिएक्शन दे दिया गया है N2 plus O2 N2 plus O2 और ये हमारे पास है 2NO।